In our last session, we have covered 100 questions of the NDA सेकेंड 2025 क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अपने 150 क्वेश्चन हमें आज कंप्लीट करना है पूरा पेपर. साइंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने स्किप किया हुआ है. मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि साइंस के क्वेश्चन पे कोई भी डिकोड स्किल काम नहीं करती है. ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप अटेम्प्ट करो. नहीं है तो यू कैन बेटर स्किप इट आउट. ठीक है, क्योंकि उस पर ज़्यादा कुछ पेपर डिकोडिंग स्किल काम नहीं करती हैं. बट नेक्स्ट चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं. चलिए क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर arrange the following zones in the ascending order in terms of the latitudinal extent on the earth surface. 4 statements are given like equatorial zone दिया गया, mid latitude zone दिया गया है, सब आर्टिक जोन है एंड ट्रॉपिकल जोन है. सो हाउ कैन यू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन. ठीक है, कैसे करना है. देखो, आपको अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है. इक्वेटोरियल नॉलेज आप नॉलेज से कर रहे हो. अगर नहीं है तो मैंने एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है. आप देखो ऑप्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. जैसे 1 एंड 1 गॉट इट, 3 सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. 2 एंड 2, ठीक है. 4 एंड 4. अब आप खुद बता दो आंसर हमारा क्या होना चाहिए. यू कैन गो विद द ए, और यही हमारा आंसर भी है. ये पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है. और भी मैंने क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस जहाँ पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो आप क्या करो, या तो आप स्किप करोगे ऐसे क्वेश्चन को, या तो आप ये पैटर्न आके आओ. ठीक है, आप नेट फिलहाल पॉजिटिव में बैठोगे, आई कैन गारंटी. गॉट इट. नेक्स्ट चलते हैं. Consider the following statement with reference to the fluorspar minerals. ठीक है, half of the earth's crust is composed of fluorspar. It has light cream to salmon pink color. Magnesium is a common element in all type of fluorspar. देखो, आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ. ठीक है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पे ये इस थीम से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं. लास्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या नाम है, फ्लस्पर माइका कुछ ऐसे समथिंग. उन्होंने फिर उसके बाद परसेंटेज पूछी गई कि कितना कौन सा परसेंटेज है. ठीक है, इससे पहले वाले में पूछा गया है. ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. तो मतलब इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं. इसी को ही मैं कहता हूँ PYQ एनालिसिस. समझ में आया. जब आप क्या नाम है टॉपिक को कवर करोगे NCERT से, और आपको स्ट्राइक करेगा तुरंत ही कि हाँ यहाँ से कम 3-4 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना. इसी चीज़ को ही मैं कहता हूँ कि PYQ एनालिसिस और कैसे करना है, और कितना करना है, और कैसे हमें उसको अटेन करना है. गॉट इट. कि आपको नेक्स्ट जो पेपर है उसका आपको एनालिसिस मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं. गॉट इट. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. देखो 100 जैसे ये 112 वाला क्वेश्चन है. ठीक, 3 स्टेटमेंट देख के आप डर जाओगे, या आपने फ्लस्पर नहीं पढ़ा होगा तो देख के डर जाओगे. टफर दे लुक ईजियर द फॉल. ये हमेशा याद रखो, जितना टफ लग रहा है वो उतना टफ होता नहीं है, बहुत ईजी होता है. ठीक है, चलते हैं करते हैं कैसे करना है. इसमें पूछा गया है करेक्ट कौन सा है. ठीक है, कह रहा हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ फ्लस्पर. ठीक, कह रहा हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब आधे, मतलब 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो बना हुआ है फ्लस्पर से. ओके. इट हैज़ लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर. मे भी हो सकता है किसी भाई देयर नंबर ऑफ फ्लस्पर्स मिनरल. ठीक है, कोई भी ऐसा मिनरल है जिसमें फ्लस्पर मिल रहा हो सकता है उसकी, देखो कंसनट्रेशन में हम बात नहीं कर रहे हैं, मिलता होगा. जैसे हम कह रहे हैं सिलिका. ठीक, सिलिका देयर नंबर ऑफ रॉक्स जहाँ पर सिलिका मिलता है. ठीक है, अब क्या आपने हर एक रॉक्स के कहने में कलर को देखा है कि कहने में हाँ कि लाइट क्रीम या सैल्मन पिंक कलर नहीं हो सकता. ऑफकोर्स की बात है, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट एंड वी कैन कंसिडर इट एज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो हमारा 2 अगर करेक्ट है तो हमने ऑप्शन ही काट दिया. गॉट इट. कह रहा है मैग्नीशियम इज अ कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्लस्पर. कह रहा है फ्लस्पर के सारे टाइप में मैग्नीशियम मिलता है. भाई आप बताओ, क्या रॉक्स में फ्लस्पर मिलता है? ओके, उस फ्लस्पर में कह रहा है मैग्नीशियम हर एक रॉक में मिलता है. क्या इतनी रिसर्च करने कोई बैठा है? नहीं ना भाई. कोई एक ऐसा रॉक हो सकता है जहाँ पर फ्लस्पर नहीं मिलता होगा या मैग्नीशियम नहीं मिलता होगा. वी कैन कंसिडर इट एज अ रॉन्ग, क्योंकि एक्सट्रीम को दिखाता है ये. समझ में आ रहा है, अपने आप में एक्सट्रीम है कि मैग्नीशियम इज अ कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ फ्लस्पर, ऑल टाइप ऑफ फ्लस्पर. ठीक है, तो अगर थर्ड हमारा कट गया, वी कैन डायरेक्टली कम टू अवर आंसर. अब बताओ कितना ही टफ है. हम लोगों ने पहला तो पढ़ा भी नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है. सेकंड हमने देखा बहुत जनरल स्टेटमेंट है. थर्ड वाला हमने देखा बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एंड वी डायरेक्टली कम टू अवर आंसर. इसी को ही आपको सीखना है. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द सेडिमेंट्री रॉक एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन. सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, चर्ट्स, गिस राइट, सेल. इसमें पूछा गया मैकेनिकली फॉर्म्ड है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, मैकेनिकली फॉर्म्ड है. ठीक, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली कम टू द ऑप्शंस दैट इज ऑल द 3, मतलब ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट. हम नहीं कह सकते कि चर्च जो है वो केमिकली फॉर्म में नहीं बन सकता, गेस राइट ऑर्गेनिकली फॉर्म में नहीं बन सकता. ठीक है, हो सकता है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म में बनता हो, मैकेनिकली भी बन सकता हो. ठीक है, वी कैन नॉट, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं. ठीक, तो यू कैन डायरेक्टली, देखो गलत हो भी जाए PYQ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट आपको अपना माइंडसेट नहीं चेंज करना है.
माइंडसेट जो मैंने बताया है आप उसी को ही फॉलो करो, तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट हैं। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओशनिक ट्रेंचेज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ द प्लेट मूवमेंट, बिल्कुल। एंड ओशनिक ट्रेंचेज आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर? ऑफकोर्स की बात है सी। भाई कह रहा है कि सिग्निफिकेंट है स्टडी ऑफ द प्लेट मूवमेंट में, हाँ। एसोसिएटेड है, ऑफकोर्स की बात हो सकता है एसोसिएटेड। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सैलो जोन इन द इवेंट ऑफ द अर्थक्वेक इज करेक्ट, ठीक है। तो जोन बिटवीन द 105 एंड 145 फ्रॉम द एपी सेंटर वॉज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर द बोथ पी वेव एंड एस वेव। आपको खुद पता है कि क्या करेक्ट है क्या गलत है, ठीक है। द शैडो जोन ऑफ द पी वेव्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द एस वेव। सो ये एक नॉलेज का क्वेश्चन है। फर्स्ट इज अवर करेक्ट, हम लोग ने पढ़ते ही हम लोग एनसीईआरटी में, और सेकंड पी का नहीं होता है एस का होता है, तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वी कैन कम टू आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉल्केनिक आइलैंड चेन इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ओशनिक रिज? कितना ईजी क्वेश्चन है, देखो बहुत टफ लग रहा है देखने में, बट कितना ईजी होगा। इसमें पूछा क्या गया है आप देखो, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, चेन नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ओशनिक रिज? कौन सा नहीं होगा भाई? हवाईयन आइलैंड, कितना हम लोग पढ़ते हैं। हवाईयन आइलैंड क्या है? एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? हमारे मेंटल से। गॉट इट। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सी वेव। और हवाईयन आइलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। और मिड ओशनिक रिज कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में। ये भी एक नॉलेज का पार्ट हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सी वेव। द हाइट ऑफ द वेव इज डिटरमाइंड बाय द विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन एंड द फेंच, ओके। The energy of a wave is proportional to the square of its height, okay. The wave retain most of its energy as they travel across the deep ocean. This look tough, है ना? क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत टफ, बट है नहीं। करते हैं। तो द हाइट ऑफ द वेव्स इज डिटरमाइंड बाय द विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन ऑफ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर यूपीएससी कोई भी स्टेटमेंट बना रहा है तो ऐसा नहीं करेगा कभी भी कि विंड स्पीड अगर उसने सही दिया हो, विंड ड्यूरेशन गलत दिया हो, मतलब विंड ड्यूरेशन सही दिया हो, फैच गलत दे दे, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें करना होगा तो पूरा बिग ब्लेंडर करेंगे। अगर नहीं करना होगा तो ये नहीं करेंगे ऑप्शंस की आपको कॉमा लगा के और एक गलत कर दिया, ऐसा नहीं। तो वी कैन करेक्ट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट, ठीक है, हो सकता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। वेव्स रिटेन मोस्ट ऑफ द एनर्जी एज दे ट्रैवल अक्रॉस द डीप ओशन, ठीक है। अब आप बताओ क्या तीनों स्टेटमेंट में कुछ आपको ऐसा पढ़ने में लग रहा है जहां पर आप काट दो? कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं एक्सट्रीम वर्ड है, कुछ ऐसा लग रहा है कहीं फैक्चुअल वर्ड है? नहीं ना। तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द 1 2 3 ऑप्शन। कितना ही बताओ लग रहा टाइम, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके टाइम सेविंग होते हैं। बट इट बहुत टाइम सेविंग होती है, और यही क्वेश्चन आपको टाइम सेविंग होंगे, और यही आपको कम से कम कट ऑफ क्लियर कराएंगे विद अ गुड मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 118 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज करेक्ट? ट्रांसलोकेशन, एनरिचमेंट, रिमूवेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ओके। इन ट्रांसलोकेशन, fine particles are transported downward by the alluviations and the accumulate in the lower horizon by the elevation. आप बताओ क्या हो सकता है? मैंने कहा ना कि अगर इन्होंने ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, और ये गलत कर दे, ऐसा नहीं करता यूपीएससी। तो यू कैन करेक्ट फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में ठीक है, ठीक है, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। गॉट इट। आप कुछ इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा है, नहीं लग रहा, तो वाई आप गलत करने में क्यों पीछे पड़ो? नहीं करना है, ठीक है। 119. Consider the following statement with reference to the structure of the Earth's atmosphere. The thickness of the troposphere is greatest at the equator. The air temperature of the troposphere is highest above the pole. Okay. The temperature in troposphere decreases at a rate of 1 degree Fahrenheit for the every 165 meter of the height. आप बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने पहले अभी लास्ट मैंने क्लास में भी ली थी, उसमें मैंने मेंशन किया था जब मैं एनडीए 2026 के जीएस पेपर की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा था क्लाइमेटोलॉजी में आप जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, उसमें क्लाइमेटोलॉजी उसका जो पहला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों स्टेटमेंट वहीं से बने हुए हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, वो चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि मैंने खुद हर पेपर को 10 टाइम्स रिवाइज किया, 10 टाइम्स एनालिसिस की है, तो मुझे वो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। गॉट इट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट फैक्ट है कि एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 165। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। तो वी कैन गो डायरेक्टली कम टू अवर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। 120. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट कॉज वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन ऑन द अर्थ? अब आप ही बताओ मुझे, मैं छोड़ू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए?
फैक्टर्स दैट कॉज, आप बताओ, है ना। जिसने भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप मेरे लास्ट 5 जो मैंने ईयर से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको आप गो थ्रू जाओ, आपको सारे पैटर्न समझ में आएंगे, ठीक है, जो मैंने ये सब डिस्कस किए हुए हैं। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन द इंसेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म, presence of the Coriolis force, upper divergence above the sea surface level and the high variation in the vertical wind speed। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करें, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के इंटेंसिफिकेशन के लिए कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ है अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए अबव द सी लेवल सरफेस। करेक्ट। तो 1 2 हमारा आंसर है। ठीक है, मान लेते हैं, अगर देखो ये 1 2 3 इन्होंने 3 दिया, अगर ऑप्शन में 1 2 3 होता तो वी मैं वही लगाता, भले गलत लगाता कोई बात नहीं, बट मैं वही लगाता। ठीक है, बट अगर इन्होंने नहीं दिया है तो कैसे करें। देखो इसके 2 तरीके हैं। पहला चीज़ तो आप नॉलेज कर रहे हो, बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। अगर नहीं है, देखो ऑप्शन देखो आप, 1 यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 2 हमारा 3 बार आया है, 1 हमारा 2 बार आया है, लेकिन 3 एक बार आया, तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। काट दिया। और हमारे 1 2 मैंने लिया, या अब देखो इन 3 में हमारा कुछ भी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है, बट मैं 1 2 के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि क्यों मैं अच्छा जा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 2 3 होता है तो आई कैन गो विद द दिस ऑप्शन, बट अगर नहीं है तो फिर हम जाएंगे सबसे ज़्यादा जहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 1 2, ठीक है, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर ऐसे समझो, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा उसके ये आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, बट अगर इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं दूसरा जो ऑप्शन रेफर करूँगा वो वही करूँगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है। यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी, कि मैंने 1 और 2 को क्यों नहीं लिया, इसलिए लिया क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर 1 2 3 दिया गया होता तो मैं उसके साथ जाता, अगर वो नहीं दिया गया तो मैक्सिमम जहाँ पर सही हो रहे हैं मैं उसके साथ जाऊँगा, तो मेरे लिए 1 2 है सिर्फ, तो दैट्स वाई आई गो विद द ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, यही चीज़ समझानी है। ठीक है, ना समझना है तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को ड्रॉप करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस, अब देखो फिर से आ गया, इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताओ, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आप लगा दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट। अब आपको बताना है वार्म ओशन करंट। देखो फिर मैंने वही चीज़ मेंशन की कि अभी मैंने लास्ट क्लास में मेंशन की थी कि ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स पूछे जाते हैं, और यहाँ पर देखो पूछा भी गया है। ठीक है, इसमें वार्म ओशन करंट पूछा गया। अलास्का करंट कैसी है, वार्म है। अगुलहास करंट कैसा है, फाकलैंड कैसी है, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रियन कैसी है। ठीक, तो आई कैन गो विद द 1 2, क्योंकि अलास्कन देखना और अगुलहास ये दोनों ही तुम्हारी वार्म करंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट ऑफ द असम शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी other countries and Indian state respectively? 2 countries and 6 Indian state respectively, 2 countries and 7 Indian state respectively, 3 countries 7, 3 countries and the 6 Indian state। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, असम सोचो कहाँ पर है, ठीक है, फिर आप सोचो कि इनमें कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हमारा भूटान, सबसे पहले भूटान, ठीक, दूसरा याद आ रहा होगा बांग्लादेश। ये तो हमारी 2 कंट्रीज होगी, मतलब ऑप्शन ए और बी में से ही आंसर होगा। ठीक है, 3 और डी हमने काट दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि इंडियन स्टेट बॉर्डर आपको नाम बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, गॉट इट, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर, फिर मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, करेक्ट, एंड लास्ट है वेस्ट बंगाल। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी था बट ईजिली टैकल आप कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थर्न मोस्ट रिवर बेसिन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, बताइए। सो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो 2 हैं, सम सेज चंबल, सम सेज नर्मदा, तो क्या आंसर है करेक्ट आंसर जो है हमारा नर्मदा ही है। ठीक है, चंबल क्यों नहीं है, पूछा क्या गया क्वेश्चन पे, आप पढ़ो, डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थर्न मोस्ट बेसिन पूछी गई है, रिवर नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू पे जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो हमारा नर्मदा ही है। व्हाट इट, नेक्स्ट चलते हैं। लैटेराइट सॉइल इन इंडिया इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे लैटेराइट सॉइल जो है वो किस में रिच है, तो ठीक, तो लैटेराइट सॉइल जो है आप यू कैन कवर फ्रॉम द एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा सॉइल ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो पोटास हमारा जो है वो रिच होता है, बाकी सब में डेफिशिएंट है। ये थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए इसमें क्वेश्चन में, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आंसर यही है।
नेक्स्ट चलते हैं 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया इज करेक्ट. तो बाजरा ग्रोज वेल इन द सैंडी एंड द शैलो ब्लैक सॉइल, वेयर एज द रेड एंड द शैलो black soil is suited for the ragi. Okay, bajra is predominantly grow in the state like Rajasthan, Uttar Pradesh and Maharashtra, while the ragi is mainly cultivated in Karnataka, Tamil Nadu and Himachal. सच क्वेश्चन पे आप यू कैन गो विद दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, देखो इसके आप स्टेटमेंट पढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ वो क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पे नहीं होना चाहिए ज़्यादा. ठीक, या फिर कभी एक्सट्रीम बात नहीं करनी चाहिए. तो यू कैन गो विद द ऑल द ऑप्शंस, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए करेक्ट है मेरे हिसाब से. ठीक है, जैसे बाजरा ग्रो इन वेल इन द सैंडी एंड द सैलो ब्लैक सॉइल. आप मुझे बता सकते हो कि बाजरा जो है वो ब्लैक सॉइल में नहीं होते हैं. क्या यूपीएससी ने कहीं इतनी रिसर्च करके लाया होगा उस स्टेटमेंट को लगाने के लिए कि ब्लैक सॉइल में नहीं होते हैं, इस सॉइल में होते हैं. एक छोटा पोर्शन भी तो आप ग्रो कर सकते हो. करेक्ट है ना. तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो. गॉट इट. दूसरी चीज़ है कि बाजरा इज प्रीडोमिनेटली ग्रोन इन द स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पर जिनके दिमाग में आ रहा होगा सर हो सकता है कि राजस्थान में ना होता हूँ. मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर राजस्थान उत्तर प्रदेश अगर करेक्ट दिया गया है तो यूपीएससी कभी नहीं करेगा कि क्या मैं महाराष्ट्र को गलत कर दें. ठीक है, तो ये नहीं करता है. सच काइंड ऑफ ब्लेंडर्स कभी यूपीएससी नहीं करता है. ठीक है, अगर उन्हें करना होगा हाँ तो बाजरा के ये जो स्टेट्स हैं वो इंटरचेंज कर सकता है कि रागी के स्टेट्स बाजरा के दे दो, बाजरा के स्टेट वो कर सकते हैं. बट ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नहीं गलत कह सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्या पता वो बाजरा भाई थोड़े अमाउंट में तो होता हो सकता है होता हो. ठीक है, मैं कह रहा हूँ गाँव के एक छोटे से जगह पे ही हम बाजरा उगा रहे हो. ठीक है, तो हम ऐसे गलत नहीं कर सकते. ठीक, तो तभी हम कह रहे हैं कि यू कैन गो विद द ऑप्शन सी. समझ आ रहा है ना. नेक्स्ट चलते हैं मैच द फॉलोइंग है. सिटी के बारे में पूछा गया, मिनरल के बारे में पूछा गया, बेवार, बालाघाट, बिलासपुर एंड बैलरी. ठीक है, अब आपको मैच करना है. तो यू कैन टैकल सच क्वेश्चन फ्रॉम द PYQ, क्योंकि PYQ में ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं. आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, 128 का आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. नेक्स्ट चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियरी स्टेट फ्रॉम द विंध्याचल पावर प्लांट ऑफ द NTPC. तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करो. क्यों कह रहा हूँ मैं, काफ़ी फैक्चुअल है. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप स्किप करो. ठीक है, अननेसेसरी हमें वो नहीं करना है कि सारे इसके सारे अटैम्प्ट करने हो, नहीं करना है. नेक्स्ट द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द थर्मल पावर प्लांट एंड देयर लोकेशन द रेस्पेक्टिव स्टेट इन इंडिया. पूछा गया थर्मल पावर प्लांट एंड लोकेशन इन द स्टेट. पंकी पूछा गया, पार्ली पूछा गया, विजयवाड़ा पूछा गया एंड वनकबरी पूछा गया. आप आगे बंद करके ऑप्शन बी के साथ जाओ. चार में से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है. 4/2 मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, 4/2. अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो उनमें से 2 हमारे करेक्ट होंगे. ऐसे अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 6 क्वेश्चन आर करेक्ट एंड 4 आर रॉन्ग. आप नेट जो है करेक्ट में ही बैठोगे. तो यू कैन डायरेक्टली कम टू द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी, मतलब 2 हमारे करेक्ट होंगे. अब कौन से करेक्ट होंगे वो हमें नहीं जानने. ठीक है, 2 करेक्ट होंगे. द बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वॉज अथोराइज्ड बाय. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो स्किप करना. ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द WMO इज लोकेटेड एट. बहुत फेमस है. हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए. करेक्ट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. पीएच पूछा गया है, पेप्सिन है ट्रिप्सिन, ये साइंस का क्वेश्चन है. द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग, ये भी साइंस का है. साइंस 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 आई थिंक वी हैव डन विद इट. हाँ अभी नहीं, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं. व्हाट इज द निक नेम ऑफ द नेशनल मेंस हॉकी टीम ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. सेम विद, अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड 150 years ऑफ सर्विस टू द नेशन इन द ईयर 2025. मॉलिटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, सब करंट है ये. ठीक है, जलवाहक, इट इज़ अ न्यूली कमीशन नेवल शिप्स इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी एंड इट इज अ मेजर्स पॉलिसी फॉर द कार्गो प्रमोशन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ. ठीक है, तो इट इज़ अ न्यूली कमीशन नेवल शिप, ठीक है, इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी. करेक्ट स्टेटमेंट है. करेक्ट, इज अ मेजर पॉलिसी फॉर द कार्गो प्रमोशन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बकवास स्टेटमेंट है. यू कैन गो विद द ऑप्शन ए ओनली. नेक्स्ट चलते हैं. क्यों काटा मैंने, इसका रीज़न बताता हूँ. देखो इन्होंने क्या पूछा है, जल वाहक के बारे में पूछा गया है, मतलब एक कुछ स्पेसिफिक होगा, टू द स्पेसिफिक होगा कि कार्गो शिप के लिए काम करोगे ये चीज़ें. अगर इन्होंने मेंशन कर दिया कि नेवल शिप है तो फिर ये क्यों मेंशन कर रहे हैं कार्गो प्रमोशन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इन्होंने ये क्यों मेंशन किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑफकोर्स ये बात है यार, गवर्नमेंट ऑफ भारत का ये तो भारत की सरकार ही कुछ ना कुछ करेगी ना. तो ऐसे क्वेश्चन अननेसेसरी होते हैं, काटो तुरंत ही. ठीक है, हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट डज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कवर. ठीक है, आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, स्किप करो. 145, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द नीति आयोग सपोर्ट इंटरेस्टेड स्टेट टू एस्टैब्लिश अ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. नीति फॉर द भारत प्लेटफॉर्म, भारत के बढ़ते कदम एंड स्टेट सपोर्ट मिशन एंड इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. ठीक है,
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम डिपोजिट ऑफ बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर है बॉक्साइट। वैसे ज़्यादातर तो उड़ीसा में ही होता है, बट देख लेना आप, ठीक है। इंडियन नेशनल टेक्नोलॉजी डे इट commensurate the momentous event of the 11 May 1998 when Indian conducted successful nuclear test under the Operation Shakti. Okay, the official theme for the National Technological Day is this. देखो themes are always wrong, themes हमेशा गलत होती हैं, तो ऑप्शन बी काटो, ऑप्शन ए को करेक्ट मारो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड इन द इंडिया इज द रमसर साइट इन द ईयर 2025 में किसको ऐड किया गया, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक। करंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली के बारे में पूछा गया, ही इज़ द ओनली कैप्टन टू हैव स्कोर्ड 7 डबल सेंचुरीज इन द टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेट विद मोस्ट सेंचुरीज एज द कैप्टन, ही इज़ द इंडियन, देखो बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन captain to achieve twin centuries on the captain debut, और he hold the record for the most double century by Indian, ठीक है। ओ माय गॉड, इतना फैक्चुअल है, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप ऐसे स्किप करो, ठीक है। इथरम दिस और ऑल फॉर्म ऑफ क्या है बताइए, आर्टिफिशियल स्टार्टअप्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड मेडिकल ऐप्स, क्रिप्टो करेंसी लग रही मुझे तो, चेक करना एक बार, ठीक है। ये काफ़ी फैक्ट है, अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो स्किप करो, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड 150 क्वेश्चंस, ठीक। एक समरी में थोड़ा दे देता हूँ। हम लोग ने देखा कि पेपर के पैटर्न्स क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस सोर्स, ठीक, उनके थीम्स, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस जगह से आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है पेपर एनालिसिस कैसे करनी है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग स्किल लर्निंग, जो टफेस्ट क्वेश्चन है सबसे ईजीएस्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग, ये हम लोगों ने देखा है, समझ रहे हो। जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्या है उसका, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस ओनली। जो क्वेश्चन नॉलेज से नहीं हो रहे हैं या नॉलेज के बियॉन्ड हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम कर ले रहे हैं, ये सारे चीज़ें आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे विद अ गुड मार्जिन, विद लिमिटेड नॉलेज, विद लिमिटेड टाइम पीरियड। सो मेरी यही चीज़ है, जितना हो सके आप स्टैटिक को रिवाइज करिए, और जितना हो सके आप पीवाईक्यू को पढ़िए, समझिए और स्किल को सीखिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।